नामा। सेहतनामा कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के सेहतनामा इस कार्यक्रम में डॉक्टर हितेश छेड़ा से बातचीत करेंगे यूनुस खान। बातचीत का विषय है नेत्रदान। तो आइए सुनते हैं सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश छेड़ा जो आई स्पेशलिस्ट हैं और आज हम आंखों से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर बातें करेंगे। डॉक्टर हितेश छेड़ा पिछले 25 सालों से आंखों की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और अलग अलग तरह के पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो उनका एक व्यापक अनुभव इस क्षेत्र में है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। डॉक्टर साहब, ये आंखों को लेकर जो सबसे बड़ी लापरवाही आप आम जनता में देखते हैं, इतना लंबा आपका अनुभव का दायरा है, कौन सी वो आम लापरवाही है जो हम आंखों को लेकर करते हैं? एक रेगुलर आई चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40 जो करना चाहिए वो न करके वो चश्मे की दुकान पे जाके चेकअप करा लेते हैं और ग्लूकोमा जैसी बीमारी है जो पकड़ में नहीं आती और बहुत लेट स्टेज में पता चलता है। ये एक बहुत कॉमन लापरवाही है। और दूसरी एक कॉमन बीमारी है डायबिटीज, जो भी आंखों को अफेक्ट करती है। उसके लिए भी एक रेगुलर आई चेकअप करना चाहिए जिनको भी डायबिटीज है एवरी ईयर। जी, मैंने ये सवाल शुरुआत में इसलिए पूछा क्योंकि आम जनता जो है वो आम तौर पर आंखों को उतना ज्यादा फोकस नहीं करती है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो आई डोनेशन है। तो हम पहले आई डोनेशन की तरफ आएंगे, उसके बाद हम आगे चलकर और भी अलग अलग मुद्दों पर बातें करेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पाते, या कई ऐसे लोग हैं जिनकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी एक आंख में प्रॉब्लम है और आई डोनेशन को लेकर पिछले कई दशकों से मुहिम चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आम लोग अपनी जिंदगी के बाद दूसरों की जिंदगी में उजाला भर सकते हैं। तो हमें ये बताइए कि ये आई डोनेशन को लेकर इस समय कितनी जागरूकता है, फिर आगे की बातें करते हैं। बम्बई जैसी सिटी में तो काफी जागरूकता है। हमारा आई बैंक 2007 से एक्टिव है, रोटरी आई बैंक जो बोरिवली में कार्यरत है। ऐसे 5-6 आई बैंक है जो बॉम्बे में, बचोली आई हॉस्पिटल का भी आई बैंक कार्यरत है, 2000 से कार्यरत है। बॉम्बे जैसे सिटी में तो काफी जागरूकता है और हमें रेगुलर कॉल्स भी आते रहते हैं। हमने हमारे आई बैंक से 2 टीम है जो हॉस्पिटल्स के आईसीयू के बाहर भी कार्य करते हैं ताकि जहाँ पे भी डेथ हो और वहाँ से रिट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाता है और अच्छी क्वालिटी की कॉर्निया भी मिलती है। जी, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भरकर ये प्लेज करते हैं कि हमारी आंखें दान कर दी जाएं? क्या ये बहुत आसान है लोगों को इस तरह से कन्विंस कर पाना? हम आई बैंक में एवरी मंथ एक ग्रुप मीटिंग रखते हैं, एक ग्रुप्स को बुलाते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं और उसी टाइम पे हम फॉर्म भराते हैं। बट फॉर्म न भी भरा तो भी डेथ होने के बाद में रिलेटिव्स कंसेंट दे सकते हैं अगर फॉर्म नहीं भरा है तो। पर जी, मैं समझ गया इस बात को। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने फॉर्म भरा हुआ है तो क्या उसको कोई कार्ड मिलता है और रिलेटिव्स को ये बताना चाहिए कि भाई ये मेरा कार्ड है? यस, हम कार्ड देते हैं उनको और वो पेशेंट के साथ ही रहता है हमेशा एंड रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आफ्टर डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेटिव शुड कम इनटू एक्शन। फॉर्म नहीं भरा है तो भी वो आई डोनेट कर सकते हैं अगर रिलेटिव्स कंसेंट देते हैं तो। जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 6 से 8 घंटे के अंदर ये सब प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है, इसलिए रिलेटिव्स को बहुत ही सतेज रहना जरूरी है। जी, ये बात ही मैं पूछने जा रहा था कि कितनी देर का समय होता है हमारे पास किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में और वो कितना मायने रखता है जल्दी से काम करना? जल्दी से काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 से 8 घंटे का समय है हमारे पास और उसी के अंदर पूरी प्रोसीजर हमें फिनिश करना होता है। तो तुरंत हमें नजदीक की आई बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए। और ये आई बैंक 24 घंटे सक्रिय रहते हैं? यस, वो मोबाइल नंबर है उनके, 1919 नंबर है विच इज एक्टिव। हमारा रोटरी आई बैंक का नंबर है 98216 01919, 98217 01919, 98218 019। तीनों नंबर 24 घंटा चालू रहता है। ये मुंबई क्षेत्र में? मुंबई क्षेत्र का है।
जी। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां छोटे शहर हैं या जहां ऐसे शहर हैं जिनमें बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहां आई डोनेशन की स्थिति क्या है और क्या उतनी ही फुर्ती से काम होता है? इतना फुर्ती से नहीं होता है, क्योंकि कई जगह पे आई बैंक भी नहीं है और कई जगह पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स भी नहीं है। तो बड़े मेट्रो सिटीज को छोड़ दे तो इंटीरियर ऑफ इंडिया में बहुत ही आई वुड से इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। ओहो। तो इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कहेंगे आप? आम जनता क्या कर सकती है और डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस के बाद में टू एस्टेब्लिश एन आई बैंक, उसके बाद में आजू बाजू में कोई बड़ी हॉस्पिटल में जहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ओनली रिट्राइव करके फायदा नहीं है कुछ। जी। हमने बॉम्बे में जो नियर बाय एरियाज है, पालघर, बोईसर, दानू, यहाँ एरियाज में हमने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है और वो वहाँ के लोकल एरियाज में आई डोनेशन के कॉल अटेंड करके दे ट्रांसफर द कॉर्निया टू द मुंबई आई बैंक। ओके। इस तरीके से काम कर सकते हैं हम। जी। यहाँ एक बहुत ही सहज सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति की कॉर्निया आपने निकाल लिया तो वो कितने समय तक उसको रखा जा सकता है सही सलामत, और क्या प्रोसेस है ट्रांसप्लांट की? वंस आई डोनेशन इज डन, द कॉर्निया कम्स इन द आई बैंक। आई बैंक में आने के बाद में प्रोसेसिंग चालू होता है, उसका टेस्टिंग होता है, सब ब्लड टेस्ट होते हैं, उनके HIV, हेपेटाइटिस बी। वंस एवरीथिंग इज नॉर्मल वी कैन डिस्पैच द कॉर्निया विद इन 2-3 डेज। हम पेशेंट को कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, वो प्रिजर्वेटिव मीडियम के अंदर कॉर्निसोल मीडियम होती है उसमें रखते हैं, उसमें 10 दिन तक हम रख सकते हैं कॉर्निया को और उस 10 दिन के अंदर हमें यूटिलाइज करना होता है। तो हमारे पास 10 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर ही ये ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर हो जाना चाहिए। जी जी। तो क्या आप ऐसे मरीजों की भी लिस्ट रखते हैं जिन्हें जरूरत है और जो इंतजार कर रहे हैं कि कॉर्निया का डोनेशन मिले और उनका इलाज किया जा सके? हाँ, हमारे पास वेटिंग लिस्ट होती है। सभी डॉक्टर्स के पास जहाँ पे भी पेशेंट आते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के, वो फॉर्म भर के आई बैंक में रजिस्टर करते हैं और पेशेंट वेट लिस्ट में होते हैं। जब भी उनका नंबर आता है उनको कांटेक्ट करते हैं और डॉक्टर और पेशेंट दोनों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से गिव द कॉर्निया। डॉक्टर साहब, यहाँ हमने आंखों के डोनेशन की तो बात की, लेकिन एक चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में समस्या है और जो डोनेशन के जरिए कॉर्निया हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए और किस तरह से उन्हें डोनेट किया हुआ कॉर्निया मिल सकता है? उल्टी प्रोसेस जो है उसके बारे में बताइए। फर्स्ट एक आई चेकअप करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। अगर उनकी कॉर्निया का प्रॉब्लम है, जो हम आई डोनेशन करते हैं उसमें खाली ओनली कॉर्निया का प्रॉब्लम है, जो ब्लैक पोर्शन में दिखता है बाहर जी, उसमें प्रॉब्लम है, वही हम कॉर्निया डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी है वो उस कॉर्निया डोनेशन से वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि डायबिटीज, रेटिनोपैथी है, ग्लूकोमा है, रेटिना का कोई बीमारी है, वो सब बीमारी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति को कॉर्निया की जरूरत है। फिर वो रजिस्टर कराता है और तब फिर उसको डोनेशन। ये प्रोसेस कितनी महंगी है? एक कोई नॉर्मल कंसल्टेशन डॉक्टर के पास करना है जो बॉम्बे में अराउंड 300 से 500 रुपीज में कोई भी डॉक्टर के पास चेकअप हो सकता है। वहां से हमें पता चल सकता है कि आपको जो कॉर्निया की प्रॉब्लम है तो वो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो क्या रिसीवर को कॉर्निया हासिल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? कॉर्निया के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बट जो टेस्टिंग वगैरह होती है, आई बैंक के जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो अराउंड 6 to 8,000 रुपीज है, वो पेशेंट को पे करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने खर्च बताया ये निजी संस्थानों का खर्च है, सरकारी अस्पतालों में ये पूरी तरह से मुफ्त होता होगा? हाँ, मुफ्त होता है। अभी तो सरकारी योजना है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, उसके अंदर ये कवर होता है और उसमें कोई खर्चा नहीं होता जी। जो नोटिफाइड हॉस्पिटल्स है उसके अंडर में, वहाँ पे ये ऑपरेशन पूरा फ्री में हो सकता है। डॉक्टर साहब, आगे की बातें करेंगे पर यहाँ एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद आगे की बातें करेंगे। तो बताइए कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है? चिराग फिल्म का गाना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। Yes. सुनते हैं ये गाना। रखा क्या है
बताएं कि मान लीजिए कि बहुत सुदूर इलाके के किसी छोटे से शहर का कोई व्यक्ति ये बात सुन रहा है और वो डोनेशन करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है कॉर्निया, तो उसे कहाँ किससे संपर्क करना चाहिए और पता कैसे लगे कि आई बैंक कहाँ पर है? नजदीकी जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें आंखों का विभाग रहेगा, वहाँ पे जाके उसको आई चेकअप कराना है। उधर से पता चलेगा उनको कि उनको कॉर्निया की बीमारी है, वो आई डोनेशन से उनको फायदा हो सकता है जी। उसके बाद में उन्हें रजिस्टर कराना है आई बैंक में, और बाद में आई बैंक का पता भी वो सरकारी अस्पताल से चल जाएगा। हाँ, जो भी नजदीकी सरकारी अस्पताल है वो जिले की, वहाँ से ये काम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ हमने डोनेशन की बात की आंखों की, और आपने कहा कि कॉर्निया से जुड़ी हुई समस्याओं का ही निदान आई डोनेशन के जरिए हो सकता है। ये कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कॉर्निया से जुड़ी हुई हैं और इनके पीछे के कारण क्या हैं? बहुत ही कॉमन जो एक है विटामिन ए डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर, जी, उसकी वजह से कॉर्निया में प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा है कॉर्नियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉर्नियल इन्फेक्शन जो देहातों में काम करते आंखों में लग जाता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये कॉमन है। दूसरे कंजेनाइटल जो डिजीज है जो जन्मजात होती है, कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, किस उम्र के लोगों में, जैसे आपने बताया कि बच्चों में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, बाकी की समस्याएं किस उम्र के लोगों में हैं? ये बुजुर्गों में ज्यादा है या मिडिल एज में? बुजुर्गों में भी होता है इसका प्रॉब्लम, जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस होता है। आफ्टर द सर्जरी कॉर्निया डिकम्पनसेट होता है, वो भी अराउंड 6 to 7% है जी, वो बुजुर्गों में होता है। बाकी कॉर्नियल इन्फेक्शन वगैरह जो है वो यंगर मिडिल एज में ज्यादा है। अच्छा, कैटरेक्ट का जिक्र आपने कई बार किया है, तो जब हमने शुरू किया था इस बातचीत को तब भी आपने कहा कि समय पर इसकी जांच करा लेना और इसका निदान करना जरूरी होता है। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। नॉर्मली आफ्टर द एज ऑफ 40 रीडिंग ग्लासेस आते हैं, उस समय हमें एक बार डॉक्टर के पास जाके आंख चेक कराना चाहिए, ताकि और कोई बीमारी हो, ग्लूकोमा हो, उसका अर्ली निदान हो सकता है। कैटरेक्ट जैसी बीमारी यूजुअली 40 साल की उम्र में बहुत कम होती है, बट आफ्टर 50, 55, 60 के बाद में ये देखने को मिलती है। तो जब भी आंखों में प्रॉब्लम हो या देखने में दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाके जांच कराना चाहिए, ताकि जल्दी निदान हो सके, और उसका इलाज भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत ही आसान ऑपरेशन है और पूर्ण रिकवरी होती है विजन में। जी, क्या देरी करने से कुछ नुकसान होता है इसमें? कितने दिनों के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए कैटरेक्ट पता लगने के बाद? कैटरेक्ट कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, उसके लिए आप एक बार पता लगने के बाद आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लान कर सकते हैं आपका ऑपरेशन। उसमें कोई इमरजेंसी की जैसी कोई बात नहीं है, और आपके अनुकूलता के हिसाब से आप प्लान करके आप ऑपरेशन का टाइम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। जिन लोगों की कैटरेक्ट की सर्जरी होती है अपने जीवन में, क्या वो दुनिया से जाने के बाद अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं या वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। वो कॉर्निया डोनेशन के लिए वो जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से जा सकते हैं, अनलेस कि आपके आंख में कुछ कॉर्निया में बीमारी हो, वही आप डोनेट नहीं कर सकते जी। और कोई भी बीमारी हो, कॉर्निया को छोड़ के कोई भी बीमारी हो, ऑपरेशन भी हुआ है आपका मोतिया का, तो भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपको और कोई बीमारी हो, ग्लूकोमा की बीमारी है, तो भी आपका कॉर्निया अच्छा है, आप उसको डोनेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि आंखों की आम समस्याओं की बातें हम कर रहे हैं और जोर हमारा इस बात पर है कि हम आई डोनेशन की प्लेज लें और अपने जाने के बाद दुनिया में अलग अलग लोगों का भला कर पाएं, तो जाहिर है कि एक चीज जो है वो ये सवाल भी आता है कि किस उम्र के लोग आई डोनेशन की प्लेज ले सकते हैं, और क्या बहुत ज्यादा जी चुके बुजुर्ग की आंखें भी इस काबिल होती हैं कि वो दान कर पाएं? 18 साल की उम्र के बाद कोई भी अपना प्लेज फॉर्म भर सकता है, और देयर इज नो एज लिमिट, नो एज बार। बहुत ही ओल्ड एज की भी कॉर्निया जो होती है, भले हम ऑप्टिकल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें नहीं यूज करते, बट और कोई बीमारी है, कॉर्नियल इन्फेक्शन है, थेरापेटिक यूजेस है, उसमें यूज कर सकते हो आई जी। उनका स्क्लेरा होता है, वो भी यूज आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कॉर्निया डोनेशन एक एज के बाद नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर में, परिवार में किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, उनकी आंखें किसी के काम आ सकती हैं, तो इसलिए डोनेट करने पर जोर हमेशा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप आंखों के एक डॉक्टर हैं और अच्छा खासा आपका अनुभव है। कम उम्र के बच्चों और टीनेजर्स में इस समय आप सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? मैं ये देखता हूँ चारों तरफ के बच्चों में चश्मा बहुत जल्दी चढ़ रहा है आजकल। एक तो मोबाइल और स्क्रीन टाइम और इंडोर एक्टिविटीज जी, घर के अंदर बैठ के सब काम होना, उसकी वजह से मायोपिया माइनस नंबर आते हैं जी। मेरी सलाह यही है कि बच्चों को बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाहर के खेल कूद में, सनलाइट में खेलने से वो कम उम्र में जो चश्मे आते हैं उससे हम
छुटकारा पा सकते हैं। जी, पीछे आपने ये जिक्र किया था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी घातक है, इसके बारे में बताएं और इसकी भरपाई कैसे की जाती है? विटामिन ए तो बहुत ही अवेलेबल है ना, गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है। जब हम बच्चों को लसीकरण करते हैं उसके अंदर विटामिन ए की सिरप दी जाती है। अच्छा। तो ताकि उसका जो प्रभाव है बहुत ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी एक कारण है, जो वैक्सीनेशन वगैरह गवर्नमेंट सेंटर से नहीं लेते, विटामिन ए उनको नहीं मिला है, तो चांसेस ज्यादा है, अगर माल न्यूट्रिशन वगैरह है, बहुत ही पुअर फैमिली से आ रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, चूंकि आंखों की आम समस्याओं की हम बातें कर रहे हैं और आपने बताया कि बच्चों को बाहर सनलाइट में जाना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों में एक बड़ी अजीब सी बात देखी जाती है कि वो बाहर जाते हैं तो चूंकि इंडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी आंखें तेज रोशनी में सिकुड़ने लगती हैं या वो तेज रोशनी का सामना, बाहर की सामान्य रोशनी का सामना नहीं कर पाते हैं। ये क्या कारण है? वो कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम की वजह से ड्राइनेस आती है, ड्राइनेस की वजह से ऑल दिस प्रॉब्लम स्टार्ट। अच्छा। आंख सिकुड़ जाती है, वो भी बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन इज नॉट देयर। आई रिक्वायर गुड लुब्रिकेशन फॉर द आईज, फंक्शनिंग ऑफ द आईलिड्स। सो यही एक कारण जो ड्राइनेस होता है। और इंडोर एक्टिविटीज, कंटिन्यूस एयर कंडीशनिंग सिस्टम से द इवेपोरेशन ऑफ द नेचुरल टीयर जल्दी होती है और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स। आजकल दो चीजें जो हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा घुसपैठ कर चुकी हैं। एक तो स्क्रीन के बिना काम नहीं चलता, और जो वर्किंग क्लास है और स्क्रीन के साथ साथ वो एसी में लगातार बैठा होता है। आपने बताया कि लगातार एसी में बैठने के अपने नुकसान आंखों पर हैं, लगातार एसी में स्क्रीन के सामने बैठे रहने के वर्किंग क्लास को क्या नुकसान है और उसको लेकर हमें क्या काम करना चाहिए? कम से कम 6 से 8 घंटा लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनका जॉब है जी। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो स्क्रीन है वो आई लेवल से नीचे होना चाहिए। यू शुड बी लुकिंग डाउन। हम किताब पढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं, यस। हम किताब ऊपर नहीं रखते जी। हम कंटिन्यूअस नीचे देख के काम करेंगे तो हमारी पलकें बहुत ही स्लिट ओपन होती है और इवेपोरेशन कम होता है। ओके। हम ऊपर देखते हैं, सामने देखते हैं तो हमारा आईज आर वाइड ओपन एंड द इवेपोरेशन इज मोर। ज्यादातर स्क्रीन हमारे आई लेवल पर होती है। आइडियली इट शुड बी लोअर डाउन। काफी जगह पे आइडियली द स्क्रीन्स आर अंडर द टेबल एंड यू हैव टू लुक डाउन एंड वर्क। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। ओके। एंड यू कैन रेज योर चेयर ताकि आपका हेड हायर हो और आपका स्क्रीन नीचे हो। जी जी। यू आर द बॉस, यू शुड बी ऑन द टॉप। क्या बात है, बहुत जरूरी बात आपने एक बहुत ही बताई। सिंपल चीज है, थोड़ी चेंज करने से आपको जो रेगुलर प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस कैन बी अवॉइडेड वेरी इजीली। जो लोग लैपटॉप पर काम करते हैं वो इसमें किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं कि वो नीचे की तरफ देखें? लैपटॉप तो यूजुअली नीचे ही होता है, इट इज नॉट हायर अप ऑन द स्क्रीन। जी। तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। दे यूजुअली ऑन द थाई पे होती है लैपटॉप और यूजुअली दे लुक डाउन। वंस यू आर लुकिंग डाउन देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब ये है कि जब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो आंखें नीचे की तरफ होनी चाहिए। कंप्यूटर आपकी आंखों से नीचे की तरफ हो, वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, इस सब के बावजूद अगर आंखों में ड्राइनेस आती है तो सामान्य जीवन में इसे लेकर क्या सावधानियां बरतनी है? उसके बाद में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन यूज आर्टिफिशियल टीयर्स, आई ड्रॉप्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। आपको ब्रेक लेना चाहिए बीच बीच में। व्हेन यू आर वर्किंग हाफ एन आवर के बाद में 10-5 मिनट का ब्रेक लीजिए। क्लोज योर आईज एंड अगेन यू कैन स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ब्रेक लेने से काफी फायदा होता है, उसमें जो नेचुरल टीयर्स इवेपोरेशन होते हैं उसमें काफी बेनिफिट होता है और ब्रेक लेना जरूरी है कंटिन्यूस अगर आप 7-8 घंटा काम कर रहे हैं तो। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक की बात की तो मुझे याद आया कि अरे गाना भी तो सुनवाना है, तो यहाँ हम भी बातचीत का एक ब्रेक लेते हैं और एक गाना सुनते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना होगा वो? तेरी आंखों की चाहत। वाह क्या बात है, जनता हवलदार फिल्म का ये गाना है, सुनते हैं। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में।
तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। बहारा चीज क्या है फूल कलियां किसको कहते हैं कि कलियां किसको कहते हैं। लहू मेरा सलामत में, लहू मेरा सलामत में तेरा जीवन सजा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती मैं दुनिया को दिखा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। बहारा चीज क्या है फूल कलियां किसको कहते हैं कि कलियां किसको कहते हैं। लहू मेरा सलामत में, लहू मेरा सलामत में तेरा जीवन सजा दूंगा। डॉक्टर साहब, ड्राइनेस ऑफ द आईज की बातें हमने की। ये एक आम समस्या है कि लोगों को लगातार स्क्रीन में रहने की वजह से आंखों में एक सूखापन आ जाता है। वो उसको पहचान नहीं पाते या देर से डॉक्टर के पास जाते हैं। पर एक आंखों को लेकर जो बड़ी लापरवाही है वो चश्मे के गलत नंबर हैं। शुरुआत में बातचीत की आपने एक आम लापरवाही ये बताई कि हम ऑप्टिशियन के पास जाके आंखें चेक करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये कितना घातक है? आफ्टर 35 to 40 जब हमें प्रेस बायोपी आता है और नजदीकी का नंबर आता है तभी एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक कराने से हमें अगर और कोई बीमारी है, ग्लूकोमा है, तो उसका अर्ली निदान हो सकता है। आंख का प्रेशर एक चेक कराना चाहिए 40 इयर्स के बाद में 2 साल में एक बार कम से कम, तो हम ग्लूकोमा जैसी बीमारी जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है कि हमें पता नहीं चलता और हमारा साइड से विजन चला जाता है, सेंटर का विजन नॉर्मल रहता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट। जी जी, उसको अर्ली डिटेक्शन तभी हो पाएगा जब आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराएंगे। आमतौर पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आंखों का नंबर चेक करने के अलावा रेटिना भी चेक करते हैं। वो दवा डाल के आपको बिठा देते हैं। हाँ। और कहते हैं थोड़ी देर बैठिए फिर आपका रेटिना हाँ। चेक करेंगे। अमूमन लोग इससे कतराते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उनको लगता है ये कितना जरूरी हो सकता है। इसके बारे में जरा बताइए कि रेटिना चेकअप साल में कितने बार होना चाहिए, किस उम्र के बाद होना चाहिए और ये कितना जरूरी है? 40 इयर्स के बाद में एक बार करना चाहिए, 2 साल में एक बार करना चाहिए। अगर आपको और कोई बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो ये साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों आंखों के रेटिना में उसका असर हो सकता है। तो अगर आपको और कोई बीमारी है तो आपको साल में एक बार जरूर से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, डायबिटीज या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां नियमित रूप से लोग दवाओं का सेवन करते हैं। कई बार ये होता है कि दर्द की दवाओं का लंबे समय तक डोज दिया जाता है। इन सब का आंखों पर क्या असर पड़ सकता है? नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई जैसी बीमारी के लिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेते हैं जी, वो लंबे समय तक लेने से वो आंखों की रेटिना में उसका असर हो सकता है। और इसलिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है और वो एचसीक्यू ले रहे हैं, उन्हें साल में एक बार आंख चेकअप कराना चाहिए ताकि हमें
पता चल सके कि अगर आंखों पे कुछ असर हो रहा है तो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं जी, टाइमली विड्रॉ कर सकते हैं उसको। अच्छा, और उसकी जगह दूसरी दवाएं दे सकते हैं जो आंखों को कम नुकसान पहुंचा सके। डॉक्टर साहब, आंखों के प्रेशर की आपने बात की, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अमूमन बुजुर्गों में देखी जाती है और ये आंखों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसके बारे में बताइए कि ये कैसे होता है, ये असल में क्या है और क्या सावधानियां हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे इंडिया में ये, और नॉर्मली 35 to 40 इयर्स के एज के बाद में ये शुरू होती है। में 2 टाइप की बीमारियां, एक नैरो एंगल होती है जिसमें जो पानी बाहर निकलने का रास्ता है वो बहुत ही छोटा होता है और बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक होगा प्रेशर बढ़ने की वजह से, और वो तो हमें पता चल जाता है। आप हेडेक होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आंख चेक कराना चाहिए। जब सर दर्द हो यंग एज में, आपको अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तभी आपको हैवीनेस लगता है 10-15 मिनट के लिए, तो वो सब ग्लूकोमा के सिम्टम्स है और आपको आंख चेक कराना चाहिए। दूसरी एक ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, जिसमें जो पानी बाहर निकलने का रास्ता है वो नैरो तो नहीं है बट फिर भी उसके अंदर रेजिस्टेंस है और प्रेशर बढ़ता है। तो ये बीमारी में कोई सिम्टम नहीं होते, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका साइड का विजन आप गंवाते जाएंगे, और लास्ट में जब सेंटर का विजन जाएगा तब आपको पता चलेगा। इसलिए रेगुलर आई चेकअप करना जरूरी है, और तो ही हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और उन्हें इसका पता चल जाता है, तो क्या दवाओं के जरिए उसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए ड्रॉप्स भी है, उसके लिए लेजर्स भी कर सकते हैं, उसके लिए ऑपरेशंस भी है, और उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, हम प्रेशर को नॉर्मल ला सकते हैं, और आगे का जो डैमेज है आंखों की नसों पे जो डैमेज होता है उसको हम रुका सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर बहुत कम उम्र में बड़ा मोटा चश्मा चढ़ जाता है और फिर वो कई कारणों से लेजर का ऑपरेशन करके चश्मे को हटवाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चश्मे को बुरा मानते हैं, इसलिए लेजर का ऑपरेशन करके चश्मा हटाना चाहते हैं। उनको वो एक डिलेमा लगता है कि चश्मा लगाना बुरी बात है, या लड़कियां कई बार ये सोचती हैं कि चश्मा हटा देते हैं क्योंकि इसका हमारी इमेज पर बुरा असर पड़ रहा है। लेजर के जरिए ऑपरेशन करके चश्मा हटवाना, ये क्या प्रोसेस है और ये इसके अपने फायदे नुकसान बताएं, ये कितना लॉन्ग रनिंग है? नॉर्मली 18 साल की उम्र के बाद में जब तक हाइट बढ़ती है तब तक नंबर चेंज होते रहते हैं जी। तो 18 साल के बाद में अगर नंबर स्टेबल है, आप लेजर ऑपरेशन करके चश्मा हटवा सकते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन है इसका। 90% केसेस में नंबर निकल जाता है पूरा, 10% केसेस में प्लस माइनस 0.5 के आसपास रह सकता है, एकदम जीरो ही आएगा ऐसा नहीं है, बट उसके लिए उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती जी, और काफी सेफ है। दूर का नंबर पूरी तरह से हट सकता है, उनको नजदीक का नंबर आ सकता है आफ्टर द एज ऑफ 40। सो दूर के लिए काफी अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आपको चश्मे नहीं पहनना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जी। मतलब ये है कि अगर किसी ने ऑपरेशन करवाया तो लंबे समय तक फिर उसे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। दूर के लिए तो नहीं पड़ेगी जी, नजदीक के लिए आ सकता है आफ्टर द एज ऑफ 40। रीडिंग ग्लासेस विल कम। क्या ये प्रक्रिया भी छोटे शहरों में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है? काफी जगह पे नहीं है, बट बॉम्बे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल, वहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है जी। जेजे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, सरकारी अस्पताल में, महाराष्ट्र में। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या लेजर से चश्मा हटाने के कोई नुकसान हो सकते हैं, या ये भी केसेस हो सकते हैं कि कुछ लोगों को चश्मा वापस चढ़ जाए और उतना ही मोटा हो? मोटा चश्मा नहीं आता, बाद में थोड़ा बहुत नंबर रह सकता है। आपका कितना नंबर है स्टार्ट करने से टाइम, आपका 10 नंबर है और आपका अगर आधा पौना नंबर रह भी जाता है, ज्यादा मायने नहीं रखता, फिर भी आपकी सभी एक्टिविटीज बिना चश्मे को कर पाएंगे जी। और थोड़ा बहुत नंबर रह सकता है, ऐसा नहीं है जीरो ही आए, बट 90% ऑफ द पीपल डोंट रिक्वायर ग्लासेस ये ऑपरेशन करने के बाद में। कोई भी ऑपरेशन का रिस्क होता है, कोई भी ऑपरेशन हो, इसमें भी थोड़े रिस्क है, बट अगर आप प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, आप दवाई बराबर से डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। जी डॉक्टर छेड़ा, हम आंखों की अलग अलग समस्याओं पर बातें कर रहे हैं। देखिए, हमने ज्यादा जोर आई डोनेशन पर दिया है, और उसके अलावा जो आधुनिक जीवन की समस्याएं हैं, उम्र से जुड़ी हुई आंखों की समस्याएं हैं, हमने इन पर भी बात की। एक बार फिर आई डोनेशन की तरफ लौटते हैं और ये आपसे जानना चाहते हैं कि दफ्तरों में या स्कूलों में, कॉलेजों में जो युवा हैं वो किस तरह से आई डोनेशन के लिए, क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेस भी करनी होती है या की जा सकती है? की जा सकती है, हम अवेयरनेस कर सकते हैं कॉलेजेस में जाके। यंगर माइंड में जब भी हम ये डालते हैं ये चीजें तो बहुत ही आसानी से वो पकड़ लेते हैं। अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है कॉलेज में और स्कूल्स में जाके। एक इंक्विजिटिवनेस आता है तो वो खुद अपने पेरेंट्स को जाके बच्चे पूछते हैं, और काफी इफेक्टिव होता है ये। स्कूलों में या कॉलेजों में इस बात को लेके जागरूकता फैलाने का मतलब है कि ये बात समाज में आगे बढ़ती है। तो विविध भारती के जरिए भी हम अपने सभी सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक आई डोनेशन की प्लेज नहीं की है, ये प्रतिज्ञा नहीं की है, तो आप
आज ही ये करिए और अपने आसपास के सरकारी अस्पताल से संपर्क करें या उन संस्थाओं से संपर्क करें जो आई डोनेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको एक कार्ड मिल सकता है जो आपका आई डोनेशन का कार्ड होगा और इसके जरिए आप एक जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। डॉक्टर छेड़ा हमारे साथ हैं और हम आंखों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सामान्य ओपीडी के दौरान आप किस तरह के मरीज ज्यादा देख रहे हैं आंखों की समस्याओं से जुड़े हुए? सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो एक मोतियाबिंद की बीमारी है जी। दूसरा एक रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे के नंबर्स जो है, मायोपिया, हाइपरोपिया, ये कॉमन है। तीसरी जो बीमारी बहुत ही कॉमन है वो डायबिटीज के रिलेटेड जो इलनेस है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो बहुत ही कॉमन है। चौथा ग्लूकोमा जो है वो भी काफी कॉमन है। तो इसीलिए ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जो रेगुलर चेकअप के बिना पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको 40 साल की उम्र के बाद में रेगुलर चेकअप डॉक्टर के पास कराना चाहिए और आपकी आंखों का प्रेशर चेक कराना चाहिए। वो कौन सी समस्याएं आप देख रहे हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता? कैटरेक्ट एक बीमारी है, मोतियाबिंद, वो बहुत ही आसान ऑपरेशन है और उसमें कंप्लीट रिकवरी होती है विजन की और बहुत ही एनीबडी कैन अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट। सरकारी अस्पतालों में कंप्लीटली फ्री भी होती है। दूसरी जो बीमारी है ग्लूकोमा के लिए लेजर्स कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो बीमारी है उसमें इंजेक्शंस आते हैं आंखों के अंदर देने के लिए, उसमें लेजर्स भी होते हैं। उसमें अगर रेटिना में डिटैचमेंट वगैरह हो तो उसके लिए ऑपरेशन भी होता है। दूसरी कॉमन बीमारी है ओल्ड एज के अंदर, वो मैक्यूलर डिजेनरेशन है, उसमें भी जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन है आंखों में, वो रिपीटेडली इंजेक्शन देने पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ बुजुर्गों को आंखों में इंजेक्शन देने पड़ते हैं, इसका जिक्र आपने भी किया। वो कौन सी बीमारियां हैं और ये आंखों में इंजेक्शन की बात बहुत डरावनी सी लगती है, इसके बारे में जरा बताएं। दो बीमारी है, एक तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है और दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी है। दोनों बीमारियों के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और हर महीने इंजेक्शन देने पड़ते हैं। साल में 7-8 इंजेक्शन लगते हैं जी। और उससे आपका विजन, जो सेंट्रल विजन है, वो बचाने में वो काफी मददगार होता है। जो डर लगता है इंजेक्शन सुन के, बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, वो ओपीडी के अंदर हो सकती है और आपकी आंखें नम करके देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इंजेक्शन लगा है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बट उससे आंखों की नजर बच सकती है। तो हमारे सुनने वालों को ये जरूर बताइए कि जब कभी डॉक्टर ये कहें कि आंखों में इंजेक्शन लगाने की जरूरत है तो उससे डरे नहीं, डॉक्टर के पर विश्वास रखें और जरूर इंजेक्शन लगवाएं अपने बुजुर्गों को ताकि उनकी आंखें बचाई जा सके। आंखों की सभी बीमारियों के इलाज है, अभी गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर कवर्ड है। सिर्फ एक मोतियाबिंद को छोड़ के बाकी सभी बीमारियां कवर्ड है और सभी बीमारियां फ्री में भी इलाज हो सकता है उसका। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनवाते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
जिस दम मुस्कुराते हैं। तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब, इंडस्ट्रियल इंजरीज किस तरह की होती हैं, उनके बारे में जरा बताइए। जो मैंने मेरे करियर में देखी, एक तो केमिकल इंजरीज होती है, लाइम इंजरीज, पेंटर्स जो होते हैं वो चूना आंख में चला जाता है, वो आते हैं। दूसरी एक मॉल्टन मेटल्स जो इंडस्ट्रीज में होते हैं, गर्म लोहा वगैरह वो पिघालते हैं, वो आंख में चले जाते हैं, वो एक कॉमन बीमारी मैंने देखी है। दूसरा मेटल का फॉरेन बॉडीज होती है, वो हिट करते हैं ना, वेल्डिंग, हाँ, उससे वो उड़ के आंख में जाती है, वो एक काफी कॉमन है। आमतौर पर वेल्डर्स को या इंडस्ट्रीज में ये कहा जाता है कि वो आंखों के आगे सेफ्टी गोगल्स या फ्रेम लगाकर काम करें। कई बार लोग लापरवाही करते हैं वर्कर्स, तो उससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यस। तो क्या इससे आंखें जा भी सकती है? यस, आंखें जा भी सकती है उसकी वजह। डॉक्टर साहब, किसी को गंभीर चोट लगी इंडस्ट्रीज में, किसी लापरवाही की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किस हद तक आंखों को बचाया जा सकता है? इंजरी किस प्रकार के उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन तुरंत हॉस्पिटल का संपर्क करना चाहिए। और जो भी प्राइमरी इलाज है, केमिकल इंजरीज है तो पानी से वॉश करना जरूरी है इमीडिएटली। बट काफी इंडस्ट्रियल इंजरीज में हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने से कुछ फायदा हो सकता है, बट एवरी इंजरी इज डिफरेंट काइंड। काफी इंजरीज बहुत ही सीवियर होती है और उसमें हम बचा नहीं पाते उनकी आंखों। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी ये है कि सेफ्टी गियर्स के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपनी आंखों को सुरक्षित रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मौसम के जब बदलाव होते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी बहुत होती है, जिसको आंखें आना कहते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं, लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, इनके बारे में जरा बताइए। और आंखें आना कितनी सामान्य बात है और कितने दिन में ठीक हो जाता है? बहुत ही कॉमन है और अभी चल रहा है वो ऑलरेडी। जी, हम देख रहे हैं रोज उसके पेशेंट्स, और 3-4 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए नॉर्मल एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं दिन में 3-4 बार। जी, और अगर आपको फिर भी राहत ना मिले तो यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर। जी, इसमें कोई चिंता का कारण नहीं है। आपका हैंडकरचीफ वगैरह है वो आपको अलग रखना चाहिए ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो, घर में और किसी को ना हो। उसके लिए गोगल पहनना चाहिए, आप काम पे भी जा सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हर व्यक्ति खुद का डॉक्टर बनना चाहता है और बहुत सारे घरेलू इलाज और बहुत सारे देसी इलाज, आपके चारों तरफ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपको 50 सलाहें देते हैं। आपने किस तरह की आम आदतें देखी हैं आंखों में तरह तरह की देसी इलाज की जो नुकसान करते हैं लोगों को? बहुत, बॉम्बे जैसे शहर में तो इतना कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो मैंने इतना नहीं देखा है, और अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता है और वो डॉक्टर के पास आते हैं। जी, ये अच्छी बात है। लेकिन बॉम्बे से बाहर बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, हम उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि इस तरह के आंखों को लेकर कोई खतरा जोखिम ना उठाएं। यस, डेफिनेटली। आंखों का इलाज करने के लिए आप डॉक्टर से मिलिए और अपने आंखों के लिए अच्छी देखभाल लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी किस तरह की होती हैं आंखों में? क्रिकेट बॉल इंजरी इज द वेरी कॉमन, वो हम रोज देखते हैं। समटाइम्स द इंजरी इज सो सीवियर, अंदर ब्लीडिंग भी होता है और 8-15 दिन लगता है नॉर्मल होने को। जी, आंखों के आजू बाजू पूरा ब्लैक सर्कल हो जाता है। अगर ऐसा इंजरी हुआ है तो आपको तुरंत आंख चेक करानी चाहिए, दवाई डाल के चेक करानी चाहिए, रेटिना का पूरा चेकअप कराना चाहिए। हमने आपके सपने सजा
मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात अब कभी, सपनों में भी न छूटेगा ये साथ अब कभी। मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं, मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं। ये दिल कुछ ऐसे आपके सजदे में झुक गया, नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया, ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। डॉक्टर साहब, आंखों को लेकर क्या कुछ एक्सरसाइज हो सकती हैं जो वर्किंग लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रोज करना चाहिए और जिससे उनकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं? आंखों की जो एक कॉमन एक्सरसाइज है, वो आंखों को ऊपर घुमाना है, नीचे घुमाना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और फिर पूरा सर्कल घुमाना है। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है और ये आपको करना चाहिए। कंटिन्यूस काम करते हो आपको आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आपको 5 मिनट के लिए आंख बंद करके रेस्ट लेना चाहिए। अगेन आप स्टार्ट कर सकते हैं काम। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है जी। जो आपको बेनिफिट दे सकती है। दिन में कितनी बार ये एक्सरसाइज की जा सकती है? दिन में 2-3 बार कर सकते हैं आप, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। जी डॉक्टर साहब, आंखों की अच्छी सेहत के लिए खुराक में किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? आंखों के लिए हरी सब्जी एक बहुत ही अच्छी खुराक है और उसे रेगुलर आपके डाइट में होना चाहिए। हरी सब्जी के अंदर केल है, कैरेट्स है, विटामिन ए के लिए कैरेट्स बहुत ही अच्छे, गाजर खाने चाहिए, पपैया में ज़्यादा विटामिन ए होती है, वो भी ज़्यादा लेने चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स है, मैंगो में भी ज़्यादा विटामिन ए होती है और वो भी सीजनल फ्रूट्स भी लेने चाहिए। जी 10 जून को आई डोनेशन डे है, यानी कि नेत्रदान दिवस है, और इस मौके पर डॉक्टर छेड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के आंकड़े नेत्रदान से जुड़े आपके पास हैं? अराउंड 1.2 मिलियन केसेस है जो कॉर्नियल ओपेसिटी है जिनको, जी, और उनमें से 1/3 केसेस ऐसे हैं जिनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके हम रोशनी दे सकते हैं। जी, अराउंड 1 लाख कॉर्निया इज नीडेड एवरी ईयर। हर साल हमें 1 लाख कॉर्निया की जरूरत है इंडिया में, और हमारे डोनेशन जो हो रहे हैं वो अराउंड 20 to 25,000 कॉर्नियाज ही हमें मिल रहे हैं। जी, जो टोटल ब्लाइंडनेस जो बर्डन है उसका कॉर्निया का जो रोल है वो अराउंड 7.5% इज कॉज्ड बाय द कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। हमें जो कॉर्निया मिलती है उसमें से अराउंड 50% ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका सब चेकिंग करके। जब हमको अच्छी क्वालिटी की कॉर्निया हॉस्पिटल रिट्राइवल प्रोग्राम से आती है तो अराउंड 50% हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सब भारत में ब्लाइंडनेस का आंकड़ा क्या है? अराउंड 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख ब्लाइंड पीपल है जी, जिसमें से ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस जो हम बोलते हैं, ट्रीटेबल मतलब हम क्योर कर सकते हैं, उसमें कैटरेक्ट एक है, और सेकंड जो है कॉर्नियल डिजीज अराउंड 7 to 8% है। जी, और हमें जो कॉर्निया मिलती है अराउंड 25,000 to 30,000 पर ईयर, उसमें से 50% हम यूटिलाइज करते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करके, तो भी काफ़ी डिफरेंस है। हमें जो रिक्वायरमेंट इज अराउंड 1 लाख और हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं अराउंड 10,000,
हाँ, मतलब 10% के आसपास है, 10-12% मोटे तौर पर। तो इस दिशा में बहुत जरूरी तौर पर काम करना है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि 1 लाख की जरूरत है, उसमें से तकरीबन 20,000 आ रही हैं और उसमें से भी 10,000 इस्तेमाल हो पाती होंगी, राइट? इसका मतलब ये है कि 90% की कमी है। और लोग नेत्रदान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या इस बात को लेकर उतनी जागरूकता या तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि हमारी आम जनता न केवल नेत्रदान की प्लेज ले, बल्कि अगर हम अपने किसी आत्मीय को खो देते हैं तो सबसे पहला काम नेत्रदान का होना चाहिए। यस, डेफिनेटली। और वो देश के कोने कोने में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि 90% के माध्यम से पूरे देश में पहुंचे ये बातें और लोग इसको एक्सेप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें। और मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, गवर्नमेंट को भी ऐसे कोई कानून लाने चाहिए आई डोनेशन के बारे में, कंपलसरी किया जाए। एक आई सर्जन होने के नाते आपसे विनती करता हूं कि अगर आप अपने किसी आत्मीय को खो देते हैं तो सबसे पहले फौरन नजदीकी आई बैंक से संपर्क करें ताकि दूसरों की जिंदगी में आप रोशनी भर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को कहने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर 90,000 रेटिनास की कमी है डोनेशन की, तो ये बहुत बड़ी कमी है और इसको आम जनता ही पूरी कर सकती है। और ये इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है कि हम नेत्रदान की प्लेज लें। अगर हम अपने किसी आत्मीय को खो देते हैं तो बहुत जल्दी से तत्परता के साथ उनकी आंखें आई बैंक तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसलिए विविध भारती पर आज हम आई डोनेशन और आंख से जुड़ी तमाम दूसरी समस्याओं और मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आई डोनेशन और आंखों की आम समस्याओं के बारे में जो बातें हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हितेश छेड़ा से यूनुस खान की बातचीत। विषय था नेत्रदान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। सेहतनामा।